अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे फेब मार्च 2026 का पेपर 42। एक ही वेरिएंट होता है, यानी कि M1 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ फेब मार्च का। अब इसकी अभी तक ऑनलाइन इतना अवेलेबल भी नहीं है। अब देखते हैं, मैं इसकी बैठ के मार्किंग स्कीम बना देता हूँ या सोल्यूशन कर लेता हूँ। अब देखते हैं। वैसे तो मार्किंग स्कीम यही होगी, जब आएगी तो देख लीजिएगा, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए जरा कुछ चीजें हम देखते हैं, सवाल क्या है। A block of mass 200 kg is pulled along rough horizontal ground at a constant speed. यार रफ ग्राउंड है, कांस्टेंट स्पीड है। रफ है यानी कि फ्रिक्शन है। कांस्टेंट स्पीड दे दी है बाय अ हॉरिजॉन्टल रोप अटैच टू अ विंच। विंच क्या होती है बेटा? वो जो गोल गोल घुमा के जो खींचने वाली चीज होती है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज 0.8। मास दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। द विंच इज वर्किंग एट अ कांस्टेंट रेट। चलो भाई, इन्होंने वैल्यू ऑफ वी मांग लिया। देखो बेटा, एक ब्लॉक है जिसका मास है 200 किलो। सही है। मास अगर इसका 200 है तो बेटा इसका वेट डेफिनेटली क्या हो गया? 2000 हो गया। अब अगर इसका वेट 2000 है तो बेटा रिएक्शन बाय द ग्राउंड इज ऑल्सो 2000। सही है। अब हो क्या रहा है, इसे हम खींच रहे हैं, किसी थ्रेड के थ्रू खींच रहे हैं, जो कि एक विंच एक मशीन से कनेक्टेड है। सही है। और ये जो मशीन है ये पावर प्रोड्यूस कर रही है। सही है। विंच यानी कि गोल घुमाने वाली मशीन है। सही है। इसकी पावर कितनी है मशीन की? दैट इज 4000 वॉट। अच्छा, अब ये जिस सरफेस पे उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है। अच्छा बेटा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक देखूं, टेंशन इस तरफ होगी, या जो ड्राइविंग फोर्स है इसको खींचने वाली फोर्स, वो टेंशन या ड्राइविंग फोर्स हम बोलते हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली खींचा जाता है तो वो कैसे खींचता है? ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस तरफ लग रही होगी। चलो जी। अब मुझे इतना पता है, इन्होंने कह दिया कि कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? एक्सलेशन जीरो है, विच मीन्स के रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ठीक है जी। अब यहां पे आपको इतना भी पता है कि ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होगी? टेंशन इन द रॉड। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो इस बेंच से मशीन से आ रही है, जिसकी ऐसे रॉड रस्सी खींच रही है, उसके अंदर टेंशन है। अच्छा, मुझे इतना पता है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स तो हो जाएगी जीरो। ड्राइविंग फोर्स होती है पावर अपॉन वेलोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू आर। इन्होंने कह दिया कांस्टेंट स्पीड है। ओके बेटा, अब हम लोग क्या कह देंगे? पावर अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर उधर ले गया। अच्छा, पावर 4000 है, वेलोसिटी हमें नहीं पता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है, नॉर्मल रिएक्शन 2000 है। तो बेटा आपके जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 4000 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 2000, 1600। तो बेटा आपके आज जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 4000 डिवाइड बाय 1600, दैट इज 5/2। तो बेटा जिस कांस्टेंट स्पीड से ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपको आराम से 4 नंबर दे दिए। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है? इसका अगला सवाल कह रहा है, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सीलरेशन 0.5 फॉर 10 सेकेंड। तो भाई शुरू के 10 सेकेंड में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। सही है। तो हम लोग कह देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 0 प्लस ए क्या है 0.5, और टाइम क्या है 10 सेकेंड। तो इसने शुरू के 10 सेकेंड में अपनी वेलोसिटी अटेन करी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर देन दे एक्सलेट एट 1.5। अच्छा, 10 सेकेंड के बाद ये एक्सलेट कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर। अब डिस्टेंस बता दिया है, रीचिंग अ स्पीड ऑफ v। दे देन ट्रैवल एट स्पीड v फॉर 5 सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड है। ओके,
दे देन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 28 मीटर वाइल डिसलेटिंग यूनिफॉर्मली एट रेस्ट। बेटा एक काम करते हैं, इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग खुले। बेहतर यही होता है ऐसी सिचुएशन में कि डायग्राम बना लिया जाए। सही है। अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। सही है। अब हो क्या रहा है, शुरू के 10 सेकंड इसने एक्सलेट करा है। शुरू के 10 सेकंड इसने एक्सलेट करा, और विद ग्रेडियंट ऑफ 0.5, ग्रेडियंट होता है ना बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सलेशन। फिर इसने क्या करा है, एकदम से एक्सलेट करा है 1.5 से। अब ये ऑलमोस्ट वर्टिकल मैंने बना दिया, क्योंकि देखो बेटा ग्रेडियंट चेंज हुआ है ना, तो मुझे स्टीपनेस थोड़ी और ज्यादा दिखानी थी। ये है 1.5। फिर ये क्या कर रहा है, 5 सेकंड के लिए यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है। 5 सेकंड ये यूनिफॉर्मली ट्रैवल हुआ। फिर ये क्या कर रहा है, ये 5 सेकंड है। अच्छा, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 13 मीटर है। ये बता दिया है। फिर इन्होंने क्या कहा है, ये डीसलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली और रेस्ट पे आ रहा है। यूनिफॉर्म डीसोलेशन और रेस्ट। और ये डिस्टेंस इन्होंने बता दिया है कितना, 28 मीटर। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी मैंने ये देखा कि शुरू के 5 सेकंड में इसने जो अपनी वेलोसिटी अटेन करी थी, ये मैंने कर दी थी 5 मीटर पर सेकंड। ये मैंने जो निकाली है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था ये अपनी वेलोसिटी अटेन करता है v। सही है। अब अगर मैं v की बात करूं बेटा, ये है v। सही है। मेरे पास अब बेटा हो कुछ ऐसा रहा है कि मेरे पास ये पूरा डिस्टेंस है, इस पॉइंट के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो मैं कह देता हूं, बाई t बीइंग ग्रेटर देन 10 सेकेंड, वाइल a इज इक्वल टू 1.5। तो मैं कह सकता हूँ यार v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी v², इनिशियल क्या थी 5 का स्क्वायर, ए क्या है 1.5, इस दौरान इसका डिस्टेंस है 13। तो बेटा इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2 × 1.5 × 13 प्लस 25 रूट ऑफ आंसर। तो ये आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये वेलोसिटी आ गई 8। इन्होंने यही मांगी है। सही है। अब बात क्या हो रही है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। बेटा अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मुझे टाइम भी चाहिए होंगे। ठीक है। मुझे यानी कि ये चाहिए, ये तो 13 आ गया। ये कितना है, 5 सेकंड। नहीं कहा, हाँ 5 सेकंड है। डिस्टेंस ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। चलो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं बेटा, मैं इन सबको नाम दे देता हूँ, A1, A2, A3, A4। तो बेटा टोटल डिस्टेंस मैं पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। 0 से 10 डिस्टेंस है मेरा कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 25 मीटर। ठीक है। क्योंकि मुझे ये लिखने की A1 A2 वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा सच वो नहीं होता। बस रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता इसने कितनी देर में ये स्पीड अटेन करी होगी ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, टाइम लेता हूँ अपना 10 से ग्रेटर देन 10 वाइल एक्सीलरेटिंग। मैं बेटा याला डिस्टेंस है मेरे पास, मैं इसका टाइम निकाल सकता हूँ बिल्कुल। बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 8 है, इनिशियली 5 थी, a क्या था 1.5, और ये t। तो बेटा ये टाइम क्या हो गया, 3 डिवाइड बाई 1.5, 2 सेकेंड।
तो ये 2 सेकेंड है, तो टोटल टाइम हो गया यहाँ पे अभी तक 12। 12 5 17। और फिर आगे का मुझे नहीं पता, चलो अभी इस पे हम बात करते हैं। अब इस दौरान का भी डिस्टेंस हमारे पास बेटा कितना है? इस दौरान का डिस्टेंस है 13 मीटर। चलो अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। तो ये वाला टाइम तो हो गया हमारा क्या, greater than 10 से लेकर less than 12। अब मैं कह रहा हूं 12 से लेकर 17 तक। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे एक्सलेशन तो जीरो है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 8। और कितनी देर तक चली, 5 सेकंड तक। तो बेटा 8 इंटू 5, 40। चलो भाई ये वाला डिस्टेंस भी आ गया 40 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया 25 मीटर। और डिसलेशन का डिस्टेंस है हमारे पास, टी बीइंग greater than 17 पे डिसलेट कर रहा था, वाइल डिसलरेटिंग। अच्छा मुझे इसका अगर टाइम चाहिए हो तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ वैसे। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 8, फाइनल है 0। ए मैं निकाल सकता हूँ, बल्कि इनफैक्ट एस इज इक्वल टू यू टी, नहीं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। ओ भाई, हाफ इंटू बेस हाइट है, बल्कि छोड़ो, डायरेक्ट ट्राइंगल है ना हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैं फिलहाल कह देता हूँ एक्स। तो ये हो गया हाफ इंटू एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू 28। सही है। तो एक्स क्या आ गया, 28/4 विच इज 7। सही है। तो बेटा ये 17 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 24 टोटल टाइम। तो ये जो हमारा टाइम है ये क्या हो जाएगा, greater than 17 से लेकर less than 24। तो एस आपका कितना है, 28 मीटर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 25 + 13 + 40 + 28। 25 + 13 + 40 + 28, दैट इज 106 मीटर। बेटा टोटल डिस्टेंस आ गया इसका, जो कि आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट फॉर द होल मोशन। बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, हमने बेटा ऑलरेडी पूरा टाइम निकाल लिया। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 106, टोटल टाइम इज 24 सेकेंड। तो बेटा एवरेज स्पीड will be equal to 106 divided by 24, that is 41.42, 4.42 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसकी एवरेज स्पीड भी बड़े आराम से आप लोगों के पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एंड हो गया। फ्री के मार्क्स चल रहे हैं अभी तक, कोई इसमें सच मसला नहीं है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह दिया है, coplanar forces of magnitude F2F20 act at a point as shown in the diagram. Given that the forces are in equilibrium, find the value of F and the value of theta. Although थ्री फोर्सेज हैं, हम बेटा लामीज थ्योरम लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी है, और क्योंकि सबका डायरेक्शन भी अवे है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन मैं यहाँ पे लामीज नहीं लगा रहा, क्योंकि ये एंगल 30 थीटा की फॉर्म में है। ये तो एंगल आ जाएगा मेरे पास सीधा सीधा 150। सही है, ये आ गया 150। लेकिन ये हो जाएगा 150 + थीटा ना, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये एंगल मेरे पास आ जाएगा बड़े आराम से 60। एक एंगल आ रहा है, एक फोर्स आ रही है। फिर इसके लिए एंगल आएगा 90 + थीटा, और इसके लिए एंगल आएगा
पूरा 120 कर दो सकते हैं हम। यहाँ पे लामीस थ्योरम भी लगा सकते हैं हम बड़े आराम से। चलो लगा ही देता हूं मैं। बेटा एक तरफ ये है 20 न्यूटन, यहाँ पे एफ है आपका, फिर आपके पास है बेटा 2F। अब ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका क्या, 30 प्लस, नहीं बल्कि बेटा हमारे पास यहां तक का एंगल नहीं है, फंस गए। नहीं बेहतर है बेटा, आप जो है ना इसको रेजोल्यूशन से कर लो ना, वो मुश्किल इक्वेशंस बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स बनाता हूँ। बेटा इसका अपवर्ड कंपोनेंट बनेगा 20 sin थीटा, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट बनेगा 2F sin 30। अरे यार sin 30 तो हाफ होता है, तो ये खाली क्या बच गया, F। अच्छा इसका टूवर्ड्स राइट कंपोनेंट बनेगा 2F cos 30, विच इज 2F, तो बन जाएगा √3F। और इसका कंपोनेंट बनेगा 20 cos थीटा। चलो जी, अब हमें पता है यार ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है ना, तो राइट विल बी इक्वल टू लेफ्ट, सम ऑफ ऑल वर्टिकल भी जीरो है, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल भी जीरो है। राइट विल बी इक्वल टू लेफ्ट, राइट पे क्या है 20 cos थीटा है, लेफ्ट पे क्या है √3F है। तो भाई हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। इक्वेशन 2 कह देता हूं बेटा, अप इज इक्वल टू डाउन बनेगी। अप क्या है हमारे पास 20 sin थीटा है, डाउनवर्ड क्या है F+F। तो बेटा ये क्या बन गया 20 sin थीटा इक्वल टू 2F। ये दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अब बेटा दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो बेटा 20 sin थीटा डिवाइड बाय 20 cos थीटा 2F अपॉन √3F। 20 कट गया, sin थीटा ओवर cos थीटा इज 10 थीटा, F कट गया इज इक्वल टू 2/√3। बेटा थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 2/√3। बेटा थीटा आ जाएगा, कैलकुलेटर का मोड डिग्री में करा, शिफ्ट 10 इनवर्स ऑफ 2/√3, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ रहा है 49.1 डिग्री। थीटा आ गया आपके पास, सही है। अब जब ये आपके बेटा थीटा आ गया, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में डाल देना है 20 sin 49.1 इज इक्वल टू 2F। तो भाई F क्या आ जाएगा, साइन ले लो इसके आंसर का, साइन ऑफ आंसर 210 कर दो, तो आ रहा है 7.559, यानी कि 7.56 न्यूटन, 56 न्यूटन। बेटा ये भी आपके पास आंसर आ गया, और आपके पास सीधे सीधे बेटा 3 नंबर आ गए। अब हम, तीन नहीं 6 नंबर आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ पे जाके एंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हुई है, अ कार ऑफ मास 1600 kg passes through points A and B with speeds 10 and 12, okay, respectively. The distance AB is 2 किलोमीटर, the height of A and B above sea level, यानी कि A ऊपर है, B नीचे है। तो बेटा एक काम करते हैं, आगे बल्कि पढ़ लेते हैं हम, यानी कि यार ये इंक्लाइन प्लेन पे है, सही है। द कार्स इंजन डज नो वर्क इन मूविंग फ्रॉम A to B। ए ऊपर है, बी नीचे है, ऊपर से नीचे आते हुए कोई वर्क डन बाय
ड्राइविंग फोर्स नहीं है. देर आर टू फोर्सेस रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ द कार. अब ब्रेकिंग फोर्स एंड एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड. ब्रेकिंग फोर्स दे दिया और एडिशनल कांस्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया 150. यूज एन एनर्जी मेथड टू फाइंड द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स. अच्छा ठीक है बेटा, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स चाहिए. नाउ लिसन, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर हम लोग बात करें ए से बी की, सही है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये रहा मेरा ए ऊपर है, ये रहा मेरा बी, बी नीचे है. अच्छा ये दोनों भी अबव द सी लेवल है. चलो भाई, चलो कोई मसला नहीं है. मैंने कह दिया भाई ये रहा ए, ये रहा बी. सही है, ये रहा ए पे स्पीड है 10, बी पे स्पीड है 12. अच्छा, ये अबव द सी लेवल है 250 मीटर. ये अबव द सी लेवल है 200 मीटर. बेटा मुझे यहाँ पे एंगल वैंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लाइडिंग फोर्स नहीं निकालने वाला. वजह क्या है, क्योंकि हमने करना है ये एनर्जी मेथड से. अब अगर मैं इनकी हाइट का डिफरेंस की बात करूं, चेंज ऑफ हाइट इज 50 मीटर. नीचे आ रहा है, सही है, तो -50. अच्छा, आगे क्या बात हो रही है. जब ये गाड़ी नीचे आ रही है, गाड़ी का मास दे दिया आपको बेटा कितना, 1600 kg. फिर इन्होंने कहा है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है 150 न्यूटन की कांस्टेंट, और एक ब्रेकिंग फोर्स भी है. ठीक है यार, देखो हमें पता है कि आमतौर पे हमारी एक ही इक्वेशन है जो हर काम करती है. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल. भाई यहाँ पे कोई इंजन विंजन है ही नहीं. अभी इन्होंने कहा है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 0 है, लेकिन अब इन्होंने एक बात बोली है कि दो तरह की फ्रिक्शन फोर्स है. एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है 150, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस इन्होंने दिया है 2000 मीटर. 2 किलोमीटर का है ना. सही है बेटा, किलोमीटर है तो मीटर में करोगे आप. 150 × 2000 प्लस वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, ये इन्होंने मांगा है. यही मांगा, यूज द एनर्जी टू फाइंड वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स. ये दोनों रेजिस्ट कर रहे हैं, सही है. फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. भाई देखो, जब बात होगी ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ एम, मास क्या है 1600. बाद में इसकी वेलोसिटी डायरेक्ट वी को मैंने यूज कर अगर लेता हूं, तो बेटा मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है. बाद में 12, ये पहले क्या थी 10, प्लस mgh. मास क्या है भाई 1600, जी क्या है 10, लेकिन हाइट कम हुई है, तो मैंने आप ही क्या लिख दिया -50. तो अब बेटा ये क्या बन रहा है, -150 × 2000, तो आ रहा है 3 लाख, माइनस वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू 800 × 44, 35,200 पॉजिटिव में. ये भी नेगेटिव में आएगा, 1600 × 10 50, 8 लाख. अच्छा, अब बेटा अगर मैं निकालने जाऊं वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 800,000 -300,000 -3500, 35,200. तो बेटा वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि गाड़ी जब उतर रही थी ब्रेक भी लगा रहे थे, 8 लाख -3 लाख -35,200, 464,800.
फॉर 800 जूल्स। तो बेटा आप इसे वैसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स इज 465 किलो जूल्स। ये भी लिख सकते हो आप। सही है, किलो में भी लिख सकते हो, राउंड अप भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ना ये भी बन रहा है 464.8 किलो जूल्स। 3SF में लिखने के लिए मैंने लिख दिया 465 किलो जूल्स। यहाँ पे जाके हमारा ये वाला सवाल भी जाके एंड। क्वेश्चन नंबर 5 अब जरा देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। अ पार्टिकल P ऑफ मास 0.3 kg is connected by a light inaccessible string to a particle Q। ये दोनों कनेक्टेड है, ऑफ मास 0.2 kg। एक काम करो, जिंदगी में आसानी, फॉरेन कंपोनेंट बना दो। 3 न्यूटन, 3 sin 30, 3 cos 30। 2 न्यूटन, ये भी 30 है भाई। 2 sin 30, 2 cos 30। चलो आगे। ओके, द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इज टॉट। ये स्ट्रिंग खींची हुई है एंड इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ अ रफ प्लेन which is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. A constant force of magnitude 12 Newton acts on Q, okay, and pulls the particles up the plane। दोनों साथ ही जा रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड। एक्सलेशन भी सेम होगी, अब पता नहीं है कि नहीं, देखना पड़ेगा हमें। इन्होंने क्या कहा, सेम स्पीड से तो नहीं जा रहे, कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, द 12 न्यूटन फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच ऑफ द पार्टिकल एंड द प्लेन इज, अच्छा दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, तो अब बेटा यहाँ पे देखो, पता है होगा क्या। सबसे पहले कंसिडर कर लो फोर्सेस एट पी। कंसिडरिंग फोर्सेस एट पी। देखो पी अब द प्लेन जा रहा है किसी रिजल्टेंट फोर्स से। पी को अब द प्लेन ये वाला थ्रेड खींच रहा है और उस थ्रेड में कुछ ना कुछ टेंशन है, टी। सही है। अब टी ऊपर खींच रहा है, लेकिन मेरा बच्चा नीचे की तरफ इसकी स्लाइडिंग फोर्स है, नीचे की तरफ पी पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो एनी रिजल्टेंट फोर्सेस एम ए 0.3 है, टी मुझे नहीं पता, स्लाइडिंग फोर्सेस 3 sin 30, फ्रिक्शनल फोर्सेस म्यू आर। तो भाई 0.3 है, टी माइनस 1.5, म्यू 0.4, आर इज 3 cos 30। तो 0.3 है इज इक्वल टू टी माइनस 1.5 माइनस cos 30 इंटू 3 इंटू 0.4। तो ये 3√3/5 है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे टी को अगर सब्जेक्ट बना लूँ तो ये बन जाएगा 0.3 है प्लस 1.5 प्लस 3√3/5। ये बन गई मेरी इक्वेशन पार्टिकल पी के लिए। अब मैं बात करता हूं पार्टिकल क्यू की। बेटा कंसिडरिंग फोर्सेस एट क्यू, तो बेटा क्यू के हिसाब से टेंशन टुवर्ड्स पीछे होगी और इसकी भी फ्रिक्शन पीछे ही होगी। फ्रिक्शन एट क्यू, ये क्या होती है, फ्रिक्शन एट पी। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। देखो क्यू अब द प्लेन जा रहा है, किसी रिजल्टेंट फोर्स से जा रहा है। इसको ड्राइव करने वाली एक ही फोर्स है 12 न्यूटन की, लेकिन इसको पीछे धकेलने वाली क्या क्या है, एक तो टेंशन है, फिर एक और चीज है भाई, इसकी स्लाइडिंग फोर्स है, फिर इसकी अपनी फ्रिक्शन भी है। सही है। तो यहाँ पे तो ज्यादा तमाशा हो रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज वॉट, एम ए 0.2 है, 12 माइनस टी, माइनस स्लाइडिंग फोर्स होगी 2 sin 30, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होगी म्यू आर। 0.2 ए इज इक्वल टू 12 माइनस टी माइनस 2 sin 30 इज 1 माइनस 0.4 2 cos 30।
तो बेटा 0.2a इज इक्वल टू 11 माइनस टी माइनस 12 - 1 11 होता है ना, cos 30 इंटू 2 इंटू 0.4। तो ये आ रहा है 2√3/5। तो भाई मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई, 0.2a इज इक्वल टू 11 माइनस 2√3/5 माइनस टी। एक और इक्वेशन बन गई, या बल्कि इसको मैं ऐसे नहीं, इसको और इज्जत दे देता हूँ। टी क्या बन गया हमारे पास, 0 टी बन गया 11 माइनस 2√3/5 माइनस 0.2a। टी को लेफ्ट पे ले गया, 0.2a को राइट पे ले आया। अब दो चीजें आ गई, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। बेटा ये आ गया 0.3a प्लस 1.5 प्लस 3√3/5, 11 माइनस 2√3/5 माइनस 0.2a। तो बेटा ये बन जाएगा 0.5a इज इक्वल टू 11 माइनस 1.5 इज 9.5। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, 9.5 माइनस 2√3/5 माइनस 3√3/5। तो बेटा ये क्या आ रहा है अब, 2√3/5, ये √3/5, √3 आ रहा है। सही है, 0.5a 9.5 माइनस √3, ए आ जाएगा डिवाइड बाय 0.5। ए आ रहा है मेरे पास 15.53, यानी कि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ये आ गई 15.53 है, 54 कर देते हैं, 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा आप जो फाइनल आंसर लिखोगे ना, वो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू 15.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए आ गया। फिर उसके बाद बात हो रही है, भाई टेंशन चाहिए ना, तो आएगा 0.3, 15.54 प्लस 1.5 प्लस 3√3/5। तो बेटा ये क्या आएगा, इंटू 0.3 प्लस 1.5 प्लस 3√3/5। तो ये आ रहा है 7.2 न्यूटन। तो बेटा आपने कह दिया टेंशन इज इक्वल टू 7.20 न्यूटन एग्जैक्ट। ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है। अच्छा, 6 नंबर का है पहला पार्ट। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बात बोली है, अच्छा जगह थी, एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स। अच्छा, जब दोनों की पार्टिकल्स की स्पीड 2 हुई तो स्ट्रिंग टूट गया। फाइंड द टाइम इट टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स until P comes to instantaneous rest। बेटा स्ट्रिंग टूटने से लेकर इंस्टेंटेनियस रेस्ट तक ये कब तक पहुंचेगा। देखो अगर हम बात करें ना पी की, तो पी की तो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी कि देखो पी जा रहा है ऊपर एक मदद से, सही है। पी जब ऊपर जा रहा था, ये 30 डिग्री है बेटा, पी जब अपवर्ड मूव कर रहा था, पी का वेट था 3, स्लाइडिंग फोर्स क्या थी, 3 sin 30, और ये क्या थी, 3 cos 30। रिएक्शन भी इसका ही था, 3 cos 30। देखो जैसे ही इन दोनों को सपोर्ट करने वाला ये वाला स्ट्रिंग टूट गया, सही है, तो होगा क्या कि उस वक्त इन्होंने कहा कि पी की स्पीड थी अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड। अब मसला ये है फ्रॉम द टाइम
takes from the instant the string breaks until p comes to instantaneous rest. यहाँ पे जाके इसका रेस्ट आ गया इंस्टेंटेनियस, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो में ये टाइम चाहिए। अब मसला ये है कि मुझे डिसलेशन नहीं पता है। अब अगर मैं अब भी पी की बात करूं, देखो पी अब ऊपर जा रहा है, अब कोई टेंशन वेंशन नहीं है, ऐसे कैसे मूव कर रहा था, एक टेंशन थी माइनस स्लाइडिंग एंड माइनस फ्रिक्शन, यही था। लेकिन अब जब ये ऊपर जा रहा है, एक इनर्शिया की वजह से जा रहा है एम ए, लेकिन अब टेंशन तो जीरो हो गई है, स्ट्रेंथ टूट गया। माइनस स्लाइडिंग फोर्स 3 sin 30 माइनस म्यू आर। मास क्या था इसका, 0.3 है, 0 - 1.5 माइनस 0.4, आर की जगह 3 cos 30। तो बेटा आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0.3 है इज इक्वल टू 30 × 3 × 0.4। तो ये आ जाएगा -1.5 प्लस 3√3/5। सही, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, +1.5, अच्छा, डिवाइड बाय 0.3। तो इसकी एक्सीलरेशन आई है, यानी कि डीसिलेशन आई -8.46 मीटर/सेकंड स्क्वायर, डीसिलेट कर रहा है। अब भाई आपको पता है यार इसको कितनी देर लगेगी, V = U + 80। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब क्या है, V जीरो हो गया, जीरो इनिशियली टू थी, ए क्या है -8.46 है, और टाइम है, तो बेटा इसका टाइम आ जाएगा 2 आंसर, तो ये आएगा 0.236, 0.236 सेकेंड लगेंगे इसको रेस्ट पे आने पे, दैट्स इट। अच्छा इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं। अच्छा अगला पार्ट है ही नहीं, यहाँ पे जाके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या हो रहा है। यहां पे इन्होंने क्या कह दिया, टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑफ मासेस 4m एंड 3m रिस्पेक्टिवली आर एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। बात पता है क्या बेटा, स्मूथ ग्राउंड का मतलब क्या है कि इनकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, डीसलरेट नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल है, ठीक है भाई, स्ट्रेट चल रहे हैं। P is projected directly towards Q with speed this. अच्छा, after the particles collide, they move in the same direction with speed 2 and v. Show that v is equal to this. अच्छा इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं। अब मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, अगर फर्ज करो मैं पार्टिकल P की बात करूं, ये रहा पार्टिकल P, इसको प्रोजेक्ट करा है 6.5 मीटर/सेकंड से, और ये रहा हमारा पार्टिकल Q। सही है, पार्टिकल Q आपका इनिशियली रेस्ट पे पड़ा हुआ है, सही है, इसकी वेलोसिटी है जीरो। आफ्टर द कोलिजन, ये क्या कह रहे हैं कि पी मूव कर रहा है 2 मीटर/सेकंड से इन द सेम डायरेक्शन, और क्यू मूव कर रहा है v मीटर/सेकंड से, v। अब इन्होंने कहा है कि यार ये वेलोसिटी निकालो, हमें इतना पता है बेटा मोमेंटम तो हमारा हमेशा कंजर्व होगा। तो हमने क्या कह दिया भाई, MP/UP प्लस MQ/UQ इज इक्वल टू MP/VP प्लस MQ/UQ। अब बेटा MP क्या है हमारे पास, 4m 6.5, MQ हमें पता है 3m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियली रेस्ट पे जीरो। फिर ये हो जाएगा बेटा 4m × 2, और ये हो जाएगा 3m × V। अब ये बन क्या रहा है बेटा, 4 × 6.5 दैट इज 26m माइनस 8m इज इक्वल टू 3mV। 3mV 26 - 8 18 आ रहा है, जन्नत में गया, V क्या आ गया बेटा, 18/3 दैट इज 6 मीटर/सेकंड। आपने यही प्रूफ करना था।
अच्छा, जब एक बार ये चीज हमारे पास प्रूफ हो गई, इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, गिवन दैट द एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन बिटवीन पी एंड क्यू इज 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। देखो, इनिशियली सिर्फ एक ही में काइनेटिक एनर्जी थी, जो कि था पी, विच इज हाफ एम की जगह, चलो मैं एम पी लिख देता हूँ, एम पी, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, 6.5, 6.5 का स्क्वायर। मुझे इतना पता है इसका मास कितना इन्होंने बताया, 4m, 4m 6.5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2m 6.5 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाता है 84.5 m जूल्स। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, फाइनली अब दोनों मूव कर रहे हैं, हाफ एमपी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 2 से, प्लस हाफ एम क्यूब, वो मूव कर रहा है 6 से। अब भाई मुझे पता है एम पी का मास है 4m इंटू 4, प्लस हाफ 3m इंटू 36, तो बेटा इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन रही है, 8m प्लस 36 डिवाइड बाई 2, 18 इंटू 3, दैट इज 54m, 54 प्लस 8, दैट इज 62 m जूल्स। तो बेटा आपको इतना पता चल गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, और इन्होंने लॉस बता दिए कितना है, 45 का है। तो बेटा 84.5 माइनस 62 आता है 22.5 m, और बेटा मास आपके पास आ जाएगा 45 डिवाइड बाय आंसर, दैट इज 2। एम आ रहा है, एम की वैल्यू एग्जैक्टली 2 kg। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, अगर कोई है, बिल्कुल है। आफ्टर क्यू हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, जब क्यू मूव कर चुका है 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट एट विच पी एंड क्यू फर्स्ट कोलाइडेड, इट हिट्स अ वर्टिकल वॉल perpendicular to the direction of motion of q and rebounds. The speed of q after hitting the wall is 0.5. Find the distance from the wall to the point at which the second collision between p and q occurs. अच्छा जी, काफी लंबी कर रहे हैं ये लोग। अब क्या हो रहा है कि भाई जो पी है ना हमारा, चलो पहले तो मैं मास सबके निकाल लेता हूँ भाई। एम पी क्या था, 4m था, 4 इंटू 2 विच इज 8 kg। भाई एम क्यू क्या था, 3m था, 3 इंटू 2 विच इज 6 kg। अब कहानी क्या हो रही है कि देखो, पी तो मूव कर ही रहा है, पी मूव कर रहा है कोलिजन के बाद कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। क्यू मूव कर रहा है कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली ये जाके यहाँ पे एक वॉल है, ये वॉल से जाके कोलाइड करेगा, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा इसे। आफ्टर क्यू हैज मूव्ड a distance of 9 meter from the point at which P and Q collided, it hits a vertical wall। अब यानी कि ये दोनों तो बेटा वैसे तो चिपके हुए ही थे कोलिजन के फौरन बाद ही। अब Q ने कितना मूव करा है बेटा, 9 मीटर, यानी कि Q का वॉल तक का डिस्टेंस है हमारे पास 9 मीटर। अब ये जाके दोबारा से कोलाइड करेगा वॉल से। अच्छा, ये जब कोलाइड करेगा किस स्पीड से करेगा, 6 मीटर पर सेकेंड से ही। ये सरफेस पे फ्रिक्शन तो थी नहीं, वेलोसिटी इसकी सेम रहेगी। अच्छा, अब ये जब यहां पे जाके कोलाइड करेगा, इसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा वॉल पे जाके लगने पे, तो हम लोग क्या कह देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई इसका जो टाइम है कोलिजन
का कोलाइड करने का वो हो जाएगा 9/6। 9/6 दैट इज 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड में जाके क्यू ने कोलाइड कर दिया वॉल पे। सही है। अब इस 1.5 सेकेंड के दौरान कुछ ना कुछ डिस्टेंस पी ने भी कवर करा होगा भाई। डिस्टेंस कवर्ड बाय पी while Q collides with wall, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 2 × 1.5, 1.5 सेकेंड लगा है ना, तो इसने भी 3 मीटर कवर करा होगा। अब हुआ क्या है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है आपके पास कि बेटा क्यू कोलिजन के बाद इधर आ रहा है विथ स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड। सही है। इन्होंने कहा है आफ्टर हिटिंग द वॉल कोलाइड होके रिबाउंड स्पीड ये है, ये रहा क्यू। अच्छा, अब जो पी है वो इधर है और वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। ये जाके दोबारा से टक्कर खाने वाले हैं। अब बात क्या हो रही है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टू द पॉइंट एट विच द सेकंड कोलिजन बिटवीन पी एंड क्यू अकर। सेकंड कोलिजन जब हो, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल क्या है, मैं बेटा इस डिस्टेंस को कह देता हूं एक्स। और ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना बचा था, 6 मीटर बचा था। सही है, क्योंकि उस 1.5 सेकेंड में ये भी तो आया था। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 6 - 6। सही है। तो आपको पता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सही है। वापस आके कोलाइड करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या बल्कि मैं इसको ये लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा, एक का डिस्टेंस है कितना, एक की स्पीड है 2, इसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 6 - 6, टाइम टी है। अच्छा, दूसरे की स्पीड क्या है, 0.5 है, उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, एक्स, और उसका टाइम है टी। सही है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं बड़े आराम से, यहां पे अगर मैं टी को सब्जेक्ट बना लूं तो ये हो जाएगा 2x। सही है। तो अगर ये 2x आ गया तो यहां पे मैंने 2x डाल दिया। 2 × t = 6 - 6, 2 × 2x = 6 - 6, बेटा 4x + x = 6, 5x = 6, x आ गया 6/5, दैट इज 1.2 मीटर आपके पास ये फ्रॉम द वॉल हो गया, x। ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, इन्होंने मांगा किसका डिस्टेंस है भाई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टू द पॉइंट एट विच द सेकंड कोलिजन बिटवीन p एंड q अकर। वो डिस्टेंस हो गया हमारा 1.2 मीटर। दैट्स इट। अब ये दोबारा से कोलिजन हो रहा होगा 1.2 मीटर। दैट्स इट। नाउ बेटा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखूं, जो कि इस पेपर का आखिरी सवाल है, a particle p travels in a straight line, the velocity of p at time t is v meter per second, okay, where v is equal to this। बेटा v एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कह दिया है, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू 4। देखो आपको एक्सलेशन चाहिए, हमें पता है यार, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे एक्सलेशन आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, टेकिंग डी बाई डी टी ऑन बोथ द साइड्स। डी बाई डी टी जैसे ही मैंने दोनों साइड पे लिया तो बेटा ये आ जाएगा t - 7, t⁻½ +12। तो बेटा एक्सलेशन क्या आ रही है, 1 - 7/2
टी की पावर -12। तो बेटा एक्सलेशन आ रही है 1 - 7/2√t। एक्सलेशन आ गई। अब इन्होंने कहा एक्सलेशन निकालो जब टाइम 4 है। तो बेटा अगर मैं एक्सलेशन निकालूं जब टाइम 4 है, टू 2√4, तो बेटा ये आ जाएगा 1 - 7/8। क्योंकि बेटा टू टू ज़ा, अस्तगफुरुल्लाह, 2 2 ज़ा 4। सही है। तो बेटा 1 - 7/4, 7/4। तो बेटा ये तो आ रही है -3/4। अब देखो, पता है इसके दो मतलब निकलते हैं। इसका एक मतलब ये निकलता है कि या तो ये बॉडी डिसलेट कर रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये बॉडी एक्सीलरेट कर रही है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि चेंज ऑफ डायरेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। अब देखते हैं, आगे पता चलेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी एट विच पी इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ओ भाई, अगर कोई पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है, यानी कि उस वक्त ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तभी इंस्टेंटेनियस रेस्ट होता है। अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को जीरो रखा। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, T - 7√T + 12। मैंने कह दिया लेट ए बी इक्वल टू √T। तो भाई हमारे पास ये क्या बन गया, A² - 7A + 12 = 0। ए बेटा 3 4 -3A - 4A + 12 0। A - 3 - 4A - 3 = 0। ए की एक वैल्यू 3 आई और एक वैल्यू 4 आई। ए तो चाहिए नहीं, टाइम चाहिए। टी √T = 3 एंड √T = 4। तो बेटा टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 9 और एक आ रही है 16। तो बेटा दो अलग अलग टाइम आ रहे हैं जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे गया है। सही है। अब जब हमारे पास बेटा ये जब दो टाइम आ गए इंस्टेंटेनियस रेस्ट के, तो अब मैं देखता हूं, बस यही मांगा था इन्होंने। चलो 3 नंबर फ्री के आ गए, 5 नंबर अभी तक दे दिए फ्री के। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी इन द इंटरवल 0 से 25। यह मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, v = T - 7√T + 12। अब इन्होंने कहा है टोटल डिस्टेंस पूरे 25 सेकंड का। अब बेटा इसमें क्या हो सकता है, एक काम ये है, ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट कब कब आया है, 9 पे आया है और 16 पे आया है। ठीक है। मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखो बेटा, अगर आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे 9 से लेकर 0 तक इंस्टेंटेनियस रेस्ट जब है, और v.dt। अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो उसे पॉजिटिव कर देना, प्लस फिर ये गया है 9 से 16 तक, दोबारा 16 पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट हुआ है, तो फिर आप 16 से 9 रखोगे, v.dt। फिर आपने बेटा मॉडुलस लगा दिया कि अगर कुछ नेगेटिव आ रहा हो उसे पॉजिटिव कर दो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मांगा है। फिर आप क्या करोगे, 25 तक जाओगे, 25 से 16 v.dt। अगर कुछ नेगेटिव आ रहा हो तो उसे पॉजिटिव कर दो। तो बेटा हमें इतना पता है कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट जब होता है तो ये नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा होता है, तो हमने अलग अलग उसको करके मॉडुलस लगा दिया कि अगर कोई चीज नेगेटिव भी है तो उसे सीधा सीधा पॉजिटिव करो। वरना तो ये ख्वारी है, पहले आप बेटा इंटीग्रेट करो, टाइम 0 S 0 C 0, फिर आप टाइम रखोगे 9 का, फिर वही पुराना वाला डिस्टेंस। वो लंबी ख्वारी से बचो भाई, टाइम बचाओ अपना पेपर में। तो ये क्या आ रहा है अब बेटा, T² / 2 -3/2 होता है ना भाई, 7 T³ 3/2 + 12T। यहाँ पे लिमिट लगी 9 से 0, मॉडुलस प्लस मॉडुलस T² / 2 - 14/3 T³
3/2 प्लस 12t। यहां पे भी आप क्या लिमिट्स लगा रहे हो? 16 से 9 मॉड आ जाएगा, प्लस मॉड आया, क्योंकि सेम ही एक्सप्रेशन है ना बेटा। -14/3 टी की पावर 3/2 प्लस 12t। और आपकी अब लिमिट्स हैं 25 से 16। अच्छा बेटा देखो, काम चोरी मुझे बहुत अच्छे से आती है, आप लोग भी थोड़ी सी काम चोरी सीख लो। कैलकुलेटर में जाओ सीधा सीधा, कैलकुलेटर आपकी बहुत स्मार्ट है। सही है। आपने इंटीग्रल लिखा, क्या था हमारा? t-7 √t ब्रैकेट x-7 √x +12 ब्रैकेट क्लोज। आपने 9 रखा। वे यार, x-7 √x +12 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 9 और 0। यहां पे आ रहा है आपका एरिया। कैलकुलेटर भी थोड़ा सा सो रहा है, स्लो हो गया। 22.5, 22.5 प्लस आपने डाली अब लिमिट्स 16 से 9, -1.16, -1.17, यानी कि वापस घुमा था। फिर 25 से 16, फिर आपने डाल दी 25 से 16, तो 7.833, 7.833। तो बेटा ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? 22.5 प्लस 1.17 प्लस 7.833। तो भाई ये हमारे पास बन रहा है 22.5 प्लस 117 प्लस 7.833। तो बेटा ये आ रहा है 31.5, हमारा जो फाइनल डिस्टेंस है। S = 31.5 मीटर। अच्छा एक बात बोलूं, बहुत सारे बच्चे इस चीज पे भी घबराते हैं कि यार सर ये डायरेक्ट इंटीग्रल पे हम कैसे रिलाय कर लें। अरे भाई इक्वेशन लिख के कैलसी दबा के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जाके ये वाला पार्ट भी हो गया और यहाँ पे हमारा जाके पेपर भी एंड हो गया। कोई एज सच इसमें कोई मसला आई एम श्योर कि नहीं होगा, और पेपर में पूरे ही नंबर आएंगे। ये पूरी एक तरह से मार्किंग स्कीम तैयार हो गई। आई एम श्योर आप लोग अगर खुद भी बैठ के कर रहे होते तो आप भी 45 से ऊपर ही लेके आ रहे होते। अच्छा हाँ, इस सवाल में एक बच्चों के जहन में गंदी बात आती है कि सर अगर हम ये करते कि डायरेक्ट 0 से 25 डाल दें लिमिट, तो क्या हमारा आंसर सही आता है? नहीं आता भाई। इंस्टेंटेनियस रेस्ट में हुआ है कई बार, तो डेफिनेटली अपना उसने डायरेक्शन चेंज किया होगा ना यार उस वक्त। रेस्ट ऐसे ही नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही हो रहा होता है। वो हमने कहाँ से चेक कर लिया? एरिया निकाल के, नेगेटिव पॉजिटिव देख के। बाकी ऐसा सच और कोई भी मसला नहीं होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे जाके मैं बेटा इस की रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ।